जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ओके। ओके। ओके, सो लाइक इन विच कंपनी डू यू आर यू वर्किंग? ओके ओके, ठीक है देन। मुकेश, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ओके। हम्म। ओके। हम्म। हम्म। ओके, तो आप एज अ फ्रेशर हो, नो प्रॉब्लम। आपने सही डिसीजन लिया कि आपने स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग स्टार्ट किया, क्योंकि जब आपके स्टार्टिंग से अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आगे ऑटोमेशन टूल्स पे आराम से इजीली वर्क कर पाओगे, है ना? ठीक है देन, हम लोग लास्ट प्रतीक आपका भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग। आप ऑडिबल तो हो, लेकिन आपकी वॉइस कुछ ज्यादा ही लो है। अगर हो सके तो थोड़ा साउंड अप कर लो। नहीं प्रतीक, आवाज ऑडिबल नहीं है, बहुत लो है। ओके। ओके। हम्म। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग वैसे भी आज वेरे बहुत स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। हम लोग पहले डिवॉप्स के ऊपर ही बात करते हैं कि बेसिकली हमारा आईटी इंडस्ट्री में ये पूरा का पूरा जो डिवॉप्स होता है, ये पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर होता है, ये कैसे प्रोसेस पूरा का पूरा मैनेज होता है, ठीक है? डिवॉप्स का कैसे यूज केस किया जाता है आईटी इंडस्ट्रीज में, हम लोग स्टार्टिंग से ही कवर अप करने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। सो या दिस साइड शिखा, ठीक है, आपकी ट्रेनर। सो मैं आज आपको डिवॉप्स स्टार्ट कराने वाली हूँ फर्स्ट। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। ठीक है, आई थिंक ये सबको विजिबल होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेवऑप्स से। अब आप एक बात बताओ, किसी को डेवऑप्स से आइडिया है व्हाट इज लाइक ये टर्म रेफर क्या कर रही है यहाँ पे डेवऑप्स? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। सो जैसे कि आप सबको पता है, ये जो वर्ड होता है हमारा, ये जो टर्म होती है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, मिलके बनाता है डेवऑप्स। मतलब कि किसकी डेवलपमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे? हम लोग करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, है ना? ये दो टर्म्स आपस में मिलके क्या करती हैं? सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करती है, उनके ऊपर क्या करती है? ऑपरेशंस करती है। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम लोग डेवॉप्स को बोलते हैं कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं एंड उसको ऑपरेट करते हैं। सॉफ्टवेयर को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं एक सिस्टम के अंदर, ताकि हमारा सिस्टम रन हो सके। यही होता है हमारा डेवॉप्स के अंदर बेसिकली, है ना? है ना? तो जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस की बात करते हैं, तो ओएस मतलब होता क्या है? ओएस के अंदर होता क्या है?
ओएस एज इन लाइक आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपने डेवलप किया, एंड वो जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेट हो रहा है, वो रन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिवॉप्स भी एक ऐसा ही प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, मैन्युअली कमांड्स को रन करते हो, एंड वो सब जब कमांड्स मैन्युअली रन करते हो साथ में आप उनके साथ कोई ऑटोमेशन टूल्स ऐड ऑन कर देते हो, तो एक पूरा का पूरा एक ऑटोमेशन प्रोसेस डन हो जाता है। तो बेसिकली आप सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट ही करते हो डिवॉप्स के अंदर, और उससे रिलेटेड टूल्स आपके अब बनने लगे हैं डिवॉप्स के अंदर, ताकि आप अपने प्रोसेस को, अपनी ऑपरेशंस को इंडस्ट्रीज में और इजीली कर सको। इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग इसके मेन जो मेन चीज है इसके डायग्राम पे चलते हैं, ताकि हम लोग इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से डेवऑप्स के अंदर सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है हमारी आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर, एंड किस तरीके से ये पूरा का पूरा डेवऑप्स का हिरार्की सिस्टम जो होता है वो काम करता है ऑटोमेशन टूल्स के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखो क्या होता है, हम सबको पता है, अगर मान लो अब हमारे सामने मान लो कोई कंपनी है, जैसे एक इंडस्ट्री है, सबसे पहले उनका भी मेन मोटिव ये होता है कि वो अपने खुद के सॉफ्टवेयर लॉन्च करे। जब वो अपने सॉफ्टवेयर खुद के लॉन्च करते हैं, अपनी एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, एंड जो कस्टमर्स होते हैं उन एप्लीकेशंस को हिट करते हैं, एक्सेस करते हैं, तब जाके उनको अर्निंग होती है ना। यही सीन होता है बेसिकली, यही सिनेरियो है कि आप जब तक कोई एप्लीकेशन को हिट नहीं करोगे तो वो एप्लीकेशन के ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगा। जब कोई ट्रैफिक उस एप्लीकेशन के ऊपर आता है तब जाके उस स्पेसिफिक कंपनी को उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर अर्निंग स्टार्ट होती है। तो बेसिकली क्या होता है, वो एप्लीकेशन भी क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर ही तो है। आपका सॉफ्टवेयर कैसे बन रहा है, कैसे वो जनरेट हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, तो ये सारा का सारा ना डिवॉप्स के अंदर ही आता है। कैसे आता है, अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल, आई थिंक आप सबको भी पता ही होगा, जैसे कि हम हमारी जो बेसिक नेसेसिटी होती है, हमारी बेसिक नेसेसिटी क्या होती है, कोई आइडिया देगा मुझे? कुछ आइडिया किसी को, हमारी बेसिक नेसेसिटी क्या होती है हमारी लाइफ की, हमें सरवाइव करने के लिए? या फूड, वाटर एंड शेल्टर, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज की कमी पड़ जाए तो हमें कितना ज्यादा एग्जिस्ट करने में, लाइफ अपनी अर्थ पर, तो कितना ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम कितनी आएगी। तो अगर मैं बात करूं, वाटर नहीं होगा तो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकते हम लोग, 3 दिन से ज्यादा नहीं एग्जिस्ट कर सकते, है ना। बट अगर फूड है तब भी हम थोड़ा बहुत एग्जिस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर फूड भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, इवन ना ही हमारे पास शेल्टर है, तो इंसान क्या हो जाता है, मर सकता है। उसके लिए एग्जिस्ट करना, एज अ लाइक लाइफ उसकी एग्जिस्ट करना अर्थ पे पॉसिबल नहीं होती। तो अगर मैं बात करूं ऐसी हमारी एक बेसिक नेसेसिटी, जैसे आपने बताया फूड, फूड हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है। अब क्या होता है, फूड कैसे डेवलप होता है, फूड को डेवलप करने के लिए भी तो कोई कंपनी होगी ना, है ना। जैसे कि अभी मैंने बोला डिवॉप्स के अंदर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, तो सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है उसके लिए भी एक कंपनी है, जो एक कंपनी उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करी है। सेम तरीके से एक एग्जांपल है, जैसे कि फूड होता है हमारा, फूड को डेवलप जो करता है वो भी एक कंपनी होती है उसके बैकएंड में। तो जो फूड को डेवलप करती है वो एक कंपनी होती है जिसको बोला जाता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक है, इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका फूड डेवलप होता है, आपका अनाज बनता है। देन उसके बाद क्या होता है, जब फूड डेवलप होता है उसके बाद उसको किया जाता है पैक। ठीक है, उसको पैकेजिंग की जाती है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, उसको पूरा का पूरा पैकेजिंग करके डिलीवरी करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में दिया जाता है। उन फैक्ट्रीज से आगे जाके वो छोटे छोटे शॉप्स पे जाता है, लाइक आपके बायर्स उनको बाय करते हैं, सॉरी सेलर्स लेते हैं पहले, सेलर्स के बाद आप एज अ कस्टमर उनको बाय करते हो, तो आप एक बायर बन जाते हो। उस स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर फूड को खरीदने वाला जो पर्सन होता है कस्टमर, फिर जाके उस पर्सन के थ्रू आपको अर्निंग होती है। वो जो अर्निंग होती है वो अर्निंग सबसे पहले तो आपके सेलर को जाती है जिससे आपने अपना खाना खरीदा। उस सेलर के बाद वो जो अर्निंग होती है वो अर्निंग आपकी फैक्ट्री तक जाती है। उस फैक्ट्री के बाद जिन्होंने प्रोडक्शन को डेवलपमेंट किया, जिन्होंने प्रोडक्शन में आपका फूड डेवलप किया, उनके पास जाती है। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, हिरार्की सिस्टम चलता है कि कैसे हमारा फूड डेवलप हुआ, पैकेजिंग हुई, पैकेजिंग के बाद उसको बेचा गया, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। देन उसके बाद आपका कस्टमर ने उसको बाय किया, ठीक है। ये पूरा का पूरा हिरार्की सिस्टम चला, और कस्टमर ने जैसे ही खरीदा वहां से अर्निंग हुई। वो प्रॉफिट एंड में जाके कहा जाएगा जिन्होंने प्रोडक्शन किया उस स्पेसिफिक फूड आइटम का। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक सर्कल बन गया, एक हिरार्की सिस्टम में लाइफ साइकिल चल रही है ना, चल रही है ना।
आप मेरे को एक साइड से रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट दैट ऑल ऑफ थ्री प्रोवाइड मी द रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तीनों के तीनों रिस्पॉन्स दो मुझे, ताकि मुझे लगे हाँ ईच एंड एवरी पर्सन अंडरस्टैंड कर पा रहा है जो जो मैं बोल रही हूँ, है ना। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। हम ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, हमारी जो लाइफ है, हम लोग हर एक दिन का हर एक छोटे से छोटा काम किसके ऊपर यूज करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। राइट नाउ अगर मैं बात करूं, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसके बैकएंड में भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना। आपकी एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं, गूगल मीट, है ना। तो वो भी तो एक सॉफ्टवेयर है। अब उस सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप किया होगा, वो सॉफ्टवेयर कहाँ जाके बना होगा, ये भी तो मेन पॉइंट है। ये भी कहाँ पे बना है, आईटी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हुआ इसका भी। सिमिलर केस में ऐसी, जैसे हमने एग्जांपल लिया फूड कैसे डेवलप हुआ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, इसी तरीके से आपके डिवॉप्स के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो फर्स्ट स्टेप होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। किस तरीके से आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, किस तरीके से उस डेवलपमेंट के अंदर प्रोसेसेस डन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे समझते हैं इसको। अब मान लो कोई कंपनी है, लेट टेक एक एबीसी नाम की कंपनी है। ये एबीसी नाम की कंपनी क्या चाहती है, ये कंपनी चाहती है अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना। ठीक है, अपना एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है ये। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और ये पूरे के पूरे जो स्टेप्स होते हैं, ये भी एक हिरार्की सिस्टम में बनते हैं। ये पूरा का पूरा हिरार्की सिस्टम को ही आपका डिवॉप्स कहा जाता है। कैसे स्टार्ट होता है इसका फर्स्ट स्टेप। इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप कोई कोड लिखो। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या लिखो, उसके लिए कोड राइट करो। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आप कुछ भी चीज लिखते हो, तो ऑफ कोर्स सी बात है, उस प्रोवाइड उसको रिटर्न करने के लिए, उसको कुछ चीज को लिखने के लिए एक लैंग्वेज होती है। अगर मैं किसी चीज, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कुछ, तो मेरी भी एक लैंग्वेज है ना, मैं किस लैंग्वेज में बता रही हूँ, है ना। अगर आप कुछ टाइपिंग करते हो, तो आप कुछ राइटिंग कर रहे हो, अगर ये टाइपिंग कर रही है किसी ना किसी लैंग्वेज में चल रही है। तो ऐसे ही होता है आपके डेवॉप्स के एनवायरनमेंट में भी, ऑटोमेशन के एनवायरनमेंट में भी आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ती है जिसमें आप अपना कोड राइट करते हो। अब वो कोड राइटिंग की जो लैंग्वेज होती है, वो कोई भी हो सकती है। आपको बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस प्रोवाइड हुई हुई है। लाइक अगर मैं बात करूं, पाइथन हो गया आपका, जावा हो गया आपका, सी प्लस प्लस हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं, हम लोग यूज करते हैं। उसके थ्रू हम लोग अपना एक कोड राइट करते हैं। अगर जिसको पाइथन आती होगी, जावा आती होगी, वो इजीली इसको ना कोरिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से कोड राइट होता है। जब आप आगे आगे पढ़ोगे, तो हम लोग कोई फाइल खोलेंगे, तो उसके अंदर देखना स्क्रिप्टिंग हो रखी होगी। और वो स्क्रिप्टिंग जो हुई होगी ना, उसके बैकएंड में भी कोडिंग हुई है। और वो कोडिंग हुई है, उसके अंदर कोई लैंग्वेज यूज हुई है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा जो सिस्टम होता है, वो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज नहीं समझता, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, पता है ना। लाइक 0 1 1 आप टाइप करते हो, तो आप देखते हो क्या क्या लैंग्वेज होती है। पाइथन में क्या होता है, आप 0 1 1 से स्टार्टिंग करते हो एंड देन बताते हो अच्छा इसकी ये वर्ड है। कोडिंग इस तरीके से तो स्टार्ट करते हो आप, है ना। मैंने जैसे अभी बात एक चीज बोली कि मुझे रिस्पॉन्सेज तीनों साइड से चाहिए, तो मुझे तीनों साइड से रिस्पॉन्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। इज इट अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है, तो हमें पता चल गया फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कोड राइट का। ठीक है, अब कोड राइट हुआ। कोड राइटिंग के बाद क्या होता है, हम लोगों ने लैंग्वेज डिसाइड कर ली कि किस लैंग्वेज में हमारा कोड राइट होगा। अब कोड राइट होगा जब, तो उस कोड को राइट करने के लिए भी कुछ लोग होंगे ना, पर्सन होंगे, जिनके थ्रू वो कोड राइट होगा। क्योंकि कोड तो देखो आप मैन्युअली डन करोगे, आफ्टर दैट आप ऑटोमेशन पे जाओगे। कोड तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिलेगा। वो भी अगर ऑटोमेशन में आप किसी का कोड उठाकर कॉपी पेस्ट कर भी रहे हो, तो उसके बैकएंड में भी सबसे पहले किसी ने उस कोड को लिखा होगा ना मैन्युअली। तो कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि मैं यहाँ पे डेवलपर हायर करूंगा। तो मान लो उसने ऐसे क्या किया, उसने नंबर ऑफ डेवलपर हायर कर लिए। अगर उसने मान लो 3 डेवलपर्स हायर करें अपनी कंपनी में, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं डेवलपर 1, इसको मैं ले लेती हूँ डेवलपर 2, और इसको मैं ले लेती हूँ डेवलपर 3। तो उसने कंपनी में 3 डेवलपर हायर किए। डेवलपर हायर करके उसने क्या बोलते हैं, उन तीनों को लैपटॉप दे दिया। लैपटॉप देने के बाद उसने उनके अंदर पूरा एक प्लेटफॉर्म सा बना दिया, एक कि आपको इस स्पेसिफिक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अपने क्या करना है, कोड लिखना है।
ठीक है, कोड लिखा उन्होंने, ये पूरा का पूरा उसने ना उनको एक तरीके से पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना के दे दिया कि आपको सारा का सारा चीजें इसमें ऑलरेडी सेटअप है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर सेटअप है, आपका सारा का सारा जिसके ऊपर आप कोड राइट करोगे उस टाइप का एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर के अंदर जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीजों की आपको नीड हो सकती है वो सब कुछ डन है। तो मतलब पूरा का पूरा आपको एक बना बनाया होता है ना, लाइक आपको रेडी टू मूव चीज उसने प्रोवाइड कर दी है कि आपको कुछ नहीं करना यहाँ आकर, जस्ट इस स्पेसिफिक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आकर आप अपना कोड राइट कर दो। ठीक है, कोड राइट किया, अब तीनों डेवलपर ने क्या किया, अपना कोड राइट कर लिया। आफ्टरवर्ड्स अब इनके पास क्या टास्क होता है, जब आपने कोड राइट कर लिया देन आपको क्या करना होता है, इन कोड को अपने जो आगे जाकर पोस्ट करना होता है। मतलब कि आपने जो कोड लिखा है आपको ना इसको एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे भेजना होता है। मान लो अगर आप सेंट्रलाइज लोकेशन पे नहीं भेजते, आप क्या बोल रहे हो कि जो भी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन कोई भी हो आपकी कंपनी में बैठा है, वो एक बंदा सबकी के कोड को लेता है, एक साइड पे मर्ज करता है और उससे क्या करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। लेकिन अगर एक बंदा ऐसे एक एक जने के कोड उठाता रहेगा, खुद मर्ज करेगा, तो ऐसा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो अभी यहाँ पे 3 डेवलपर है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डेवलपर्स हो 1000+ डेवलपर हो, तो एक पर्सन कितने कोड उठाएगा, कितने कोड को मर्ज करेगा एक जगह पे। पहले तो वो इसका कोड लेगा, इससे बोलेगा तू या तो मुझे हाँ शेयर ड्राइव से कर दे या फिर मुझे ब्लूटूथ से सेंड कर, किसी भी तरीके से वो इसका कोड लेगा अपने पास, अपने सर्वर पे भेजेगा। फिर वो सेकंड वाले डेवलपर से बोलेगा मुझे अपना कोड यहाँ पे भेज मेरे वाले सर्वर पर, थर्ड वाले डेवलपर से बोलेगा, मतलब कितने डेवलपर से वो बोलता रहेगा। तो इसीलिए कंपनी में क्या हुआ, डिवॉप्स के अंदर आपके पास एक ऐसा टूल आया जिसको बोला गया गिटहब रेपोस्ट्री। ठीक है, सुना है किसी ने गिटहब के बारे में? अब गिटहब क्या यूज होता है, किसी को कोई आइडिया? बिल्कुल, हाँ। तो आप क्या करते हो, सेंट्रलाइज एक लोकेशन बना देते हो। पता है क्या होता है, अब डेवलपर 1 2 जितने भी हो आपके पास, तो कंपनीज क्या कहती है, कंपनी कहती है आप ना अपने सर्वर पर गिट इंस्टॉल कर लो। गिटहब जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा गिट क्या होता है और गिटहब क्या होता है, दोनों में ना डिफरेंस होता है। पहले तो वो बोलेंगे कि आप अपने सर्वर के ऊपर गिट इंस्टॉल कर लो और अपने साइड पर ना अपने सर्वर के ऊपर एक लोकल सी रेपो बना लो, एक लोकल फोल्डर बना लो, जहां जाके आप अपने क्या करोगे, कोड को सेव कर दोगे। उस लोकल रेपो को ना अपने जो मेन सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है आपकी गिटहब रेपो, इसको बोला जाता है रिमोट, इसको बोला जाता है आपका रिमोट रेपो भी, मतलब रिमोट रेपोजिटरी है। ये मेन सेंट्रलाइज्ड आपकी रेपो है जिसके ऊपर जाकर, सेंट्रलाइज आप फोल्डर भी बोल सकते हो, इसके ऊपर जाकर आपको सारे के सारे कोड क्या करने हैं, पेस्ट करने हैं, सारे के सारे कोड यहाँ जाके पुश करने हैं। ठीक है, तो अब ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, अपने लोकल रेपो से इस वाली मेन सेंट्रलाइज लोकेशन पर अपने कोड को पुश कर देंगे। अब सारे के सारे कोड मेरे यहाँ पे, मेरे लोकल से मेरे रिमोट वाले रेपो पर, मेरे रिमोट फोल्डर पर आ चुके हैं। ठीक है, ये रिमोट फोल्डर पर मेरे आ गए। अब यहाँ पर भी क्या होगा, आपके एक सर्वर के लिए यहाँ पे गिटहब इंजीनियर बैठा होगा। अब वो गिटहब इंजीनियर का क्या काम होगा, वो देखेगा कि सारे के सारे कोड आ चुके हैं, वो देखेगा कि सेंट्रलाइज लोकेशन पे मुझे सारे कोड मिल चुके हैं। अब मेरा क्या स्टेप है, अब मेरा काम है कि मैं उन कोड को चेक करवाऊं, एक बार उनको टेस्ट करूं कि कोड ठीक है। कहीं क्या होता है, कभी कभी ना आप कोड तो राइट कर देते हो, आपने एक एक छोटी छोटी मिस्टेक का फर्क पड़ जाता है, छोटी छोटी मिस्टेक से ना एरर आ जाता है, बग्स आ जाते हैं। सच एज अगर मान लो मेरा कोड राइट होना है और स्टार्टिंग उसकी एक इन्वर्टेड कोमा से होनी है, इवन एक ब्रैकेट से होनी है, और मैं भूल गई उस ब्रैकेट को क्लोज करना या ओपन करना, लगाना, तो उससे भी ना मेरा कोड एरर आ जाएगा। तो एक छोटी छोटी चीजों को चेक करने के लिए अब यहाँ पे एक गिटहब इंजीनियर बोलता है या तो मैं खुद कर लूं, मेरे पास एक ये भी ऑप्शन है, मैन्युअली करूंगा तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो डिवॉप्स के अंदर आपका एक और टूल था, एक और टूल है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने कोड को टेस्ट करते हो कि कोड में कोई एरर तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं है, कि इवन आप कोड राइट करते टाइम आपने पूरा का पूरा सिंटेक्स ठीक किया लेकिन उसको सेव करते टाइम आपने कोई मिस्टेक कर दी। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये मिस्टेक होती है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एरर आ जाता है। अगर आपको पता होगा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एरर के बारे में, तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता खास। क्या होता है, आप कभी कभी अपनी लोकल रेपो से, अपनी जो रिमोट रेपो होती है, आपका जो मेन फोल्डर होता है सेंट्रलाइज लोकेशन पर, कोड को सेंड करना भूल जाते हो और उसकी जगह पे आप कोई और कोड भेज देते हो।
लाइक आपने एक और कोड लिखा है, दो कोड लिख दिया आपने, फर्स्ट वाले कोड को आप सेंड करना भूल गए, आपने सीधा सेकंड वाला भेज दिया, उसके बाद एक और बंदे ने भेज दिया। लेकिन इस टाइप की प्रोसेस में ना क्या होता है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एरर आ जाता है, मतलब कि एरर फेस हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आपका एक टूल होता है जो कि कोड का सिंटेक्स चेक करता है कि उसके अंदर कोई एरर या फिर बग तो नहीं है, और उस टूल को क्या बोला जाता है, आपका सोनार क्यूब। तो यहाँ पे हमें पता चल गया। अब डिवॉप्स के अंदर एक और टूल, ऑटोमेशन टूल आया, दैट इज कॉल्ड सोनार क्यूब। तो बेसिकली सोनार क्यूब का क्या काम हुआ, सोनार क्यूब ने क्या कहा, मैं आपके कोड को टेस्ट करूंगा कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई एरर और बग आता है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको दोबारा ठीक करो, एंड देन आफ्टर आप उसको यहाँ पे पुश करना सोनार क्यूब के सर्वर पर, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली हमारे कोड को टेस्ट करता है। अब अगर मान लो कोड बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल फाइन है, सोनार क्यूब ने टेस्ट कर लिया कि कोड ठीक है, अब हमारा इससे इस कोड के थ्रू एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है। तो उसके बाद क्या आता है, अब आता है एक ऑटोमेशन टूल, अनदर ऑटोमेशन टूल जिसे आप बोलते हो माविन, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कोड को बिल्ड करते हो, ठीक है। कोड को बिल्ड करते हो ताकि वो एक सॉफ्टवेयर में क्रिएट हो चुके। तो अब क्या हुआ, सोनार क्यूब के बाद एक नया टूल आता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं माविन। माविन क्या करता है, आपने कोड बना लिया, कोड को टेस्ट कर लिया, कोई एरर नहीं है। कोड बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कोड को बिल्ड करना। किस में बिल्ड करना, कोड को बिल्ड किया जाता है आपके सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। तो जो कोड बिल्ड होता है उसके लिए भी आप मैन्युअली प्रोसेस डन कर सकते हो। माविन के अंदर क्या होता है, आप ऑटोमेटिकली डन करते हो। लेकिन अगर आप मैन्युअली प्रोसेस डन करते हो तो आपको कमांड्स बनानी पड़ेगी, अपने अपने सर्वर बनाने पड़ेंगे, अपने अपने सर्वर के ऊपर अपनी कॉन्फ़िगरेशन डन करनी पड़ेगी अपनी कोड को बिल्ड करने की। तो दैट इज बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इसीलिए एक ऑटोमेशन टूल है माविन जो कि आपकी हेल्प करता है कि आप कोड को बिल्ड करो, ठीक है। अब इन सपोज मान लो मैंने कोड रेडी कर लिया, कोड को बिल्ड कर दिया। अब कोड को बिल्ड करते टाइम ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास कोई एरर आ सकता है, कोड को बिल्ड करते टाइम आप कोई मिस्टेक कर दो, पॉसिबल है ना ऐसा, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं अभी मान लो कुछ काम कर रही हूँ, मैंने आज सारा काम डन हो गया, लेकिन जिस जहां पे रेपो पे मुझे मेन जहां पे उस काम को पुश करना है, जहां पे जाके उस काम को सेव करना है, वहां पे जाके मैंने गलती कर दी, तो भी तो एरर आएगा इन फ्यूचर। जो उस काम को लाइक जो भी मान लो मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट की, एप्लीकेशन मेरी परफेक्टली रन हो रही है, ठीक है। उस एप्लीकेशन को लेकिन जस्ट मैं डिप्लॉय करते टाइम मुझसे मिस्टेक हो गई, तो एप्लीकेशन को जो एक्सेस करने आएंगे बंदे कस्टमर्स, वो तो फेस एरर ही करेंगे ना, उनके सामने तो आ जाएगा 404 एरर पेज नॉट फाउंड। तो उस टाइम पे वो लोग क्या करेंगे, तो दैट इज वाई अब क्या हुआ, डिबॉप के अंदर एक और टूल आया, और उस टूल का यूज किया गया कि आप कोड बिल्ड तो कर लो, उसके बाद उस कोड को भी एक बार चेक कराओ। क्यों, क्योंकि बिल्ड करते टाइम भी आप मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। बिल्ड करते टाइम भी हो सकता है आपने कोई एरर कर दिया, स्मॉल सी मिस्टेक के थ्रू भी आपके कोड में एरर आ सकता है, सॉफ्टवेयर नहीं ढंग से डेवलप होगा, एंड सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम आएगी। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ। अब मान लो आपने लाइक पेटीएम हम सभी यूज करते हैं, फोन पे हम सभी यूज करते हैं, है ना। अब मान लो जब पेटीएम एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को जब डेवलप कर रहे होंगे, तो उसको भी जब डेवलप कर रहे होंगे ना, तो उसके लिए भी कोडिंग की गई होगी, उसकी कोडिंग भी कहीं जाके सेव की गई होगी, उस कोडिंग को भी पहले टेस्ट किया गया हो, और उस कोड से फिर उस कोड से हमारा एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ होगा। और जब वो सॉफ्टवेयर बन रहा होगा, मान लो उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ जाके गलती हो जाती, एरर आ जाता, और सॉफ्टवेयर तो पूरा रेडी हो गया है, पर्सन आपके कस्टमर्स हैं आपके सामने, ऑडियंस को वो सॉफ्टवेयर दे दिया गया पेटीएम, आप पेटीएम यूज करो और अपने ट्रांजेक्शन करो। अब मान लो कोई पर्सन उस पेटीएम के थ्रू, उस एरर वाले सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी ट्रांजेक्शन कर रहा है, किसी सामने वाले पर्सन को पैसे भेज रहा है, ठीक है। और वो पैसे गए ही नहीं, पैसे बीच में स्टक हो गए, तो इसमें गलती किसकी है, गलती उस पर्सन की तो नहीं है ना जो भेज रहा है, गलती किसकी है, गलती उस पर्सन की है जिसने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, कोड को बिल्ड किया। कोड बिल्ड करते टाइम उसने अपना एरर नहीं देखा कि वो एरर क्या कर रहा है, और उस एरर के थ्रू एक पर्टिकुलर पर्सन का ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ, है ना। अब यहाँ पे एक जने का फेल्ड हो रहा है, अब ऐसे नंबर ऑफ पीपल होंगे, जब वो एप्लीकेशन ढंग से वर्क ही नहीं करेंगी तो सभी का ही तो एरर आएगा। तो दैट इज वाई कोड को बिल्ड करने के बाद कहा जाता है कि आप क्या करो, कोड को बिल्ड करने के बाद भी एक बार उसकी टेस्टिंग कर लो। तो कोड की टेस्टिंग की जाती है,
कि कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं आ गया भाई, बिल्ड करते टाइम क्वालिटी टेस्ट किया जाता है, सही है नहीं हेल्दी, एक्टिव ढंग से रन कर रहा है नहीं कर रहा, सब कुछ देखा जाता है, तब जाके आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो कोड को बिल्ड करते टाइम उसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। अब उस क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए भी एक ऑटोमेशन टूल है, और उस ऑटोमेशन टूल का नाम होता है सेलेनियम। ये ऑटोमेशन टूल, तो यहाँ पे देखो अभी तक यहाँ से लेके यहाँ तक ही पूरा का पूरा ऑटोमेशन पे चल रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा मैन्युअली डन करना पड़ा कि आपको कोडिंग लिखनी पड़ी। आफ्टर दैट आपने सब कुछ ऑटोमेशन पे किया है, ये भी ऑटोमेशन पे सेंट्रलाइज लोकेशन पे गया, ये भी ऑटोमेशन पे चेकिंग हुई, यहाँ पे भी बिल्ड ऑटोमेशन पे हुआ, यहाँ पर भी क्वालिटी टेस्ट ऑटोमेशन पे हुई। सब कुछ रिसोर्सेज जो है वर्चुअली ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। अब सेलेनियम का यूज कंप्लीट, सेलेनियम का यूज कंप्लीट होने के बाद अब मान लो कंपनी ने कहा कि हमारा अब सॉफ्टवेयर हो गया डेवलप, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद अब मेन प्रोसेस ये आता है, अब सॉफ्टवेयर जब बन जाता है तो उसको लोगों तक पहुंचाना भी तो है ना, कैसे लोग एक्सेस कर पाएंगे उस सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को। तो क्या होता है इस केस में, सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद अब सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय एज इन लाइक आप एक तरीके से बोल देते हो सेंड किया जाता है, ठीक है। डॉकर, किसी ने सुना है डॉकर क्यों यूज करते हैं? कुछ आइडिया डॉकर के ऊपर किसी को? हम्म। बिल्कुल। हम्म। कंटेनर में क्रिएट करके एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, है ना? मतलब आइडिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब कि आपको आइडिया है कि डॉकर का यूज हम क्यों करते हैं, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, और एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय कैसे करते हैं, थ्रू द कंटेनर। लेकिन एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने का जो मेन प्रोसेस होता है ना, वो कोई और टूल करता है। डॉकर क्या करता है, डॉकर आपकी मदद करता है उस एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को डन करने के लिए। वो क्या कहता है कि आप डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करो, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करो, आप अपनी मशीन के ऊपर कंटेनर्स बना लो। वीएम भी होती हैं, लेकिन आप कंटेनर्स इसीलिए कहा जाता है कि आप कंटेनर जब क्रिएट करते हो तो आप ना इजीली डन कर सकते हो हर एक काम, आप अपना स्केल अप भी कर सकते हो, स्केल लो भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। रन टाइम में आप डाउन टाइम नहीं फेस करोगे, कोई भी अगर एप्लीकेशन को चला रहा है उसके बीच में एप्लीकेशन स्टक नहीं होगी। दैट्स वाई डॉकर आया, डॉकर ने कहा कि मैं कंटेनर बनाऊंगा। कंटेनर अगर आपको लगता है उसको और स्टोरेज या वॉल्यूम की नीड है, आप उसी टाइम रन टाइम में उसका हाई कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो वॉल्यूम। तो दैट्स वाई कंटेनर के अंदर आप एप्लीकेशन डन करते हो, डिप्लॉय करते हो। लेकिन वो एप्लीकेशन जो डिप्लॉय होती है ना, उसका जस्ट प्रोसेस डन होता है, पता है, कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए आपका एक अनदर टूल होता है। तो मैं पहले यहाँ बता देती हूँ, एप्लीकेशन को डिप्लॉय, आपके सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने का जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, वो किस टूल के ऊपर डन होता है, वो होता है आपके डॉकर के अंदर। एंड डॉकर के अंदर किस फॉर्म में, आपके कंटेनर के फॉर्म में। तो दैट्स वाई डॉकर को कहा जाता है कंटेनराइजेशन कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैंने बोला डॉकर के अंदर प्रोसेस डन होता है डिप्लॉयमेंट का। अब डॉकर के बाद पता है, डॉकर को तो देखो लिया गया आपके डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को डन करने के लिए, लेकिन अब डॉकर को ना इतना अच्छे से लाइक डॉकर काम नहीं कर पा रहा था। डॉकर आपकी डिप्लॉयमेंट तो कर पा रहा था, लेकिन लोड को बैलेंस अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो उसी का एक एडवांस टूल आप बोल सकते हो, एक एडवांस टूल और आया, अगर आप सबको पता होगा वो एडवांस टूल क्या था, एक क्यूबरनेटिस, पता है सबको, है ना? क्यूबरनेटिस आया। क्यूबरनेटिस ने क्या कहा, क्यूबरनेटिस कहता है कि देखो आपने डॉकर के अंदर अगर डॉकर स्वार्म से थ्रू अपनी कंटेनर्स क्रिएट किए हैं, डॉकर स्वार्म के थ्रू आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है, तो डॉकर स्वार्म के थ्रू ही आपको क्यूबरनेटिस में काम करना होता है। आपको क्या करना होता है, क्यूबरनेटिस में आप क्लस्टर रेडी करते हो। एंड व्हाट इज क्लस्टर, अब देखो अभी तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ हर एक टूल का थोड़ा थोड़ा, ताकि आप क्लियर अप हो जाओ, माइंड में एक पिक्चर बन जाए कि डिवॉप्स में बेसिकली काम होता कैसे है, ठीक है। जस्ट मैं बता देती हूँ कि क्यूबरनेटिस वो कहता है कि आप एक क्लस्टर बना लो। अब एक क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप बन जाता है। अब सपोज एग्जांपल देती हूँ, अब मान लो एक क्लास है, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है।
अब उन बच्चों में मान लो मैंने क्या किया, चार चार बच्चों का ग्रुप बना दिया, मैंने कहा कि इन चार बच्चों को ये प्रोजेक्ट करना है, इन चार बच्चों को ये प्रोजेक्ट करना है। तो वो जो चार चार बच्चे हैं उनको जो मैं प्रोजेक्ट दे रही हूँ, ऐसे नहीं बोलूंगी ना उस प्रोजेक्ट में ये आप क्या करो, ये वाला आपको ये प्रोजेक्ट दिया, आप अपना अकेला काम करो, आप अपना अकेला काम करो, आप अपना अकेला काम करो। मैं ग्रुप बना रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप चारों को एक ही काम करना है तो आप ग्रुप बना लो, उस ग्रुप के अंदर मिलजुल के काम कर लो, उस ग्रुप में मैं एक लीडर बना दूंगी। तो क्लस्टर में भी वही होता है, आप क्लस्टर बनाते हो, उसके अंदर कंटेनर्स बना देते हो, उन कंटेनर के अंदर आप सेम एप्लीकेशन को रन करते हो। जब आप सेम एप्लीकेशन को रन करते हो, उन एप्लीकेशन में एक ऐसा कंटेनर होता है जो कि हेड होता है, जो कि सबको आपस में मैनेज करता है। तो क्लस्टर में एक तरीके से आप बोल सकते हो एक ग्रुप के थ्रू काम होता है, एंड उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आपकी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाता है। तो दैट्स वाई डॉकर का आप बोल सकते हो एक एडवांस लेवल क्या होता है, क्यूबरनेटीज, जिसमें आपकी एप्लीकेशन को जो सॉफ्टवेयर का जो डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस होता है वो डन किया जाता है, और बहुत ही इजी, और आप बोल सकते हो बहुत ही बेटर वे में। दैट्स वाई क्यूबरनेटीज हमारे मार्केट में आया। बट अभी हमारे क्यूबरनेटीज का इतना रोल नहीं है, अभी हम लोग डिवॉप्स के अंदर क्यूबरनेटीज की इतनी बात नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि डॉकर के बाद क्यूबरनेटीज आया है, दैट इज एडवांस वर्जन। तो बीच में अभी हमारा काम डॉकर से पहले चल रहा था, तो अभी हम लोग डॉकर की बात करते हैं। एंड क्यूबरनेटीज का मैंने आपको आइडिया दे दिया ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो कि क्यूबरनेटीज का क्या रोल है यहाँ। ठीक है। अब बात आती है डॉकर के बाद क्या होता है। डॉकर ने क्या दिया कि मैं आपका प्रोसेस डन कर रहा हूँ, कोड बिल्ड हो गया, कोड की टेस्टिंग हो गई है, ठीक है, कोड को डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी कर दिया गया। अब पूरा का पूरा रेडी हो गया, जैसे आर्मी के टाइम पे होता है ना, सबको ट्रेनिंग दे दी जाती है, लेकिन बॉर्डर पे वो कब उतरते हैं, जिस दिन डेट होती है, लाइक जिस दिन उनको बोला जाता है कि आज आपको बॉर्डर पे उतरना है, उससे पहले तो उनको रेडी किया जाता है। तो कंटेनर के अंदर आपकी एप्लीकेशन फुली रेडी कर दी जाती है, पूरी रेडी टू मूव होती है, लेकिन उसको डिप्लॉयमेंट करने के लिए एक अनदर टूल होता है, दैट इज आपका एनसिबल। सुना है एनसिबल सबने, है ना? तो एनसिबल के थ्रू और भी इजीली आप क्या कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट, अपनी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट करो नोड्स बना के, ठीक है, कोई मास्टर नोड बना दो, वर्कर नोड्स बना दो, तो नोड्स के थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं। नोड्स कुछ नहीं होते, आपकी मशीन ही होती है, आप कंटेनर्स को भी बोल सकते हो, तो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोल दिया जाता है, नोड्स बोल दिया जाते हैं। वैसे कुछ नहीं होता, सिंपल आप अपने सर्वर और मशीन्स को ही नोड बोलो। मेरी ये सिस्टम है, मेरे पास ये मेरी मशीन है, दैट इज माई नोड। तो आप एनसिबल के अंदर आपके नोड्स बोल दिए जाते हैं, आपके क्यूबरनेटीज के अंदर भी नोड बोले जाते हैं। तो ये टेक्निकल वर्ड है, पर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मशीन को ही नोड बोला जाता है और कुछ नहीं होता। अब हमें इतना पता चल गया कि एनसिबल के थ्रू हम लोग कोड की, हमारे सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग पूरा रेडी टू मूव होता है उसको आप सेंड कर देते हैं कि वो कस्टमर तक पहुंचे और कस्टमर उसको एक्सेस करे। अब यहाँ पे हमने भेज तो दिया, अब भेजे कहाँ, अब कस्टमर कहाँ आएंगे, कहाँ जाके उसको एक्सेस करेंगे, कुछ प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना हमारे पास, है ना? अब कोई कंपनी, मान लो आपके सामने इतनी सारी एप्लीकेशन, आप हिट करते हो कोई भी एप्लीकेशन। अगर मैं अभी बात करूं, एक एप्लीकेशन बायजूस, आई थिंक सभी ने सुनी होगा उसका नाम, बायजूस एप्लीकेशन का नाम, है ना? तो बायजूस भी एक एप्लीकेशन है। अगर आप बायजूस को एंटर करते हो, आप बायजूस क्या डालते हो, आप अपने गूगल पे जाते हो, गूगल की साइट पर सिंपल गूगल के ऊपर सर्च करते हो, एज इन लाइक गूगल हमारा सर्च इंजन है, तो हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं बायजूस। आप इजीली उस बायजूस ऐप को ओपन कर पाते हो। क्यों कर पाते हो? किसके थ्रू करते हो? आपके सामने नाम आपको याद है, आप उसके थ्रू आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेते हो, है ना? तो आपको पता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, लेकिन उसके बैकएंड में पूरी की पूरी सर्विसेज रन हुई होगी। अब कैसे होता है ये, कैसे आपके जो पर्टिकुलर पर्सन होता है एक्सेस कर पाते हैं? कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी ना यहाँ पे अपने फिजिकल सर्वर्स लगा देती है, बहुत सारे। ये जस्ट सेकेंड, हम लोग अभी कुछ ही ले लेते हैं मान लो मैंने 3 सर्वर ले लिए, ठीक है, नंबर ऑफ सर्वर कंपनीज अपने यहाँ लगा लेती है। और मान लो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे कस्टमर्स बैठे हुए हैं, इसको ना ऊपर ले लेती हूँ। ये मान लो आपके कस्टमर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कस्टमर्स हैं, इन एप्लीकेशन को, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको एक्सेस करना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन
हमारी एनसिबल के थ्रू डिप्लॉय हुई है वो उन एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो कहाँ आएंगे? वो फिजिकल सर्वर पर नहीं डायरेक्टली हिट कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके फिजिकल सर्वर की आईपी भी होती है, आपके उसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है उसकी खुद की प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, तो वो सीधा कभी भी प्राइवेट आईपी को नहीं हिट कर सकते। अगर वो पब्लिक आईपी को हिट कर भी रहे हैं तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, इंटरनेट आता है ना। आप पहले क्या करते हो, इंटरनेट की आईपी को हिट करते हो। इंटरनेट की आईपी क्या करती है, आपको आपके सर्वर की पब्लिक आईपी के थ्रू कनेक्ट कराती है। कनेक्ट कराने के बाद आपकी पब्लिक आईपी आपकी प्राइवेट आईपी के थ्रू कनेक्टेड होती है, एंड देन आफ्टर आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हो। तो जब आप ये सारी की चीजें पढ़ोगे ना, लाइक हाउ, लाइक नेटवर्किंग कैसे काम हो रही है इसके अंदर, कैसे आईपी एड्रेस के थ्रू आप कनेक्ट कर पा रहे हो, पोर्ट मैपिंग क्या होता है, जब आप ये सब करोगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। राइट ना हम लोग इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि कस्टमर जब लॉग इन करते हैं तो वो इंटरनेट के थ्रू करते हैं, और इंटरनेट के थ्रू वो डायरेक्टली हमारे सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते। सर्वर के बीच में एक आपका ना एक और सर्वर होता है, एंड इस सर्वर को बोला जाता है डीएनएस सर्वर। सुना है किसी ने डीएनएस क्या होता है? तो डीएनएस का क्या काम होता है बेसिकली? बिल्कुल। तो इसका नेम भी ऐसे लाइक सजेस्ट होता है, नाइट नेम भी इसका बता रहा है, रेफर कर रहा है, क्या कहता है, डोमेन नेम सर्वर। मतलब कि आपके सर्वर को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है नंबरिंग फॉर्म में, और उस नंबरिंग फॉर्म को, कोई भी आईपी एड्रेस तो देखो याद नहीं रख सकता हम लोग, इवन कोई नंबर भी या फोन नंबर भी हम लोग याद करते तो कितना टाइम लग जाता है हमें याद करते करते। सबके नंबर हमें याद नहीं हो जाते, लेकिन नाम अगर आप किसी का पूछ लो तो यूं याद हो जाता है आपको, है ना। तो इसीलिए आपका डीएनएस लाया गया। डीएनएस क्या करता है, डीएनएस कहता है कि डोमेन नेम सर्वर, वो बोलता है कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो, उस एप्लीकेशन की होस्टिंग ले लो, एक सर एप्लीकेशन रेडी कर लो, ठीक है, रेडी टू मूव एप्लीकेशन आपने बना ली। लेकिन जब वो एप्लीकेशन रन होगी ना, उसको एक आईपी एड्रेस मिलेगा नंबर की फॉर्म में। लेकिन अब कोई भी कस्टमर उस नंबर को याद नहीं कर सकता, तो डीएनएस सर्वर लगाया जाता है कंपनीज में। और डीएनएस सर्वर का क्या रोल होता है, डीएनएस सर्वर बोलता है कि मैं आपके आईपी एड्रेस को एक नेम में कन्वर्ट कर दूंगा, एक डोमेन नेम उसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब क्या होता है, जब भी अगर हम हिट करते हैं, मान लो मैंने क्या बोला, मैंने कहा मुझे बायजूस की ऐप हिट करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल ये करती हूँ, मैं लिख देती हूँ बायजूस .com, ऐसे करके हम लोग हिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इवन मैं ये भी ना लिखूँ ना, मैं सिंपल ये लिख दूँ गूगल पे जाके बायजूस, तो वो मुझे सिंपल बायजूस की ऐप खोल के दिखा देगा, और उसके मैं क्लिक करूंगी तो बायजूस की ऐप खुल जाएगी। तो मैं यहाँ पे किसी नंबर से हिट नहीं कर रही, किसी आईपी एड्रेस से नहीं हिट कर रही, मैं यहाँ पे किसी नेम से हिट कर रही हूँ। तो कस्टमर्स भी क्या करते हैं, कस्टमर भी इंटरनेट के ऊपर आते हैं, आपके गूगल इंजन, आपके सर्च इंजन पर आकर आपके डोमेन नेम सिस्टम जो आपको एप्लीकेशन सर्च कर रही है उसका नेम प्रोवाइड करते हैं। जब आप नेम देते हो तो उस डीएनएस के थ्रू आपकी जो पब्लिक आईपी होती है इंटरनेट की, वो किस में चेंज होती है, आपके जो सर्वर की आईपी होती है उसके साथ कनेक्ट करती है, इंटीग्रेट करती है, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, आप अपने सर्वर पर एक्सेस कर पाते हो। अब यहाँ पे इतने सारा लोड आ रहा है, ठीक है, अब ये डीएनएस क्या करेगा, आपके लोड को मान लो उसने इस सर्वर पे भेज दिया, उसे तो पता ही नहीं कि भाई बाकी भी सर्वर है उसके पास, उसको तो ये लगेगा सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सर्वर है, यहीं पे लोड मुझे भेजना है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि आप किसका यूज करो, आप एक बैलेंसर लगाओ, दैट इज कॉल्ड लोड बैलेंसर। अब जो लोड बैलेंसर लगता है मोस्टली कौन सा लगता है, इंग्रेस लोड बैलेंसर लगता है आपका, ठीक है। अब डीएनएस से थ्रू पहले तो ट्रैफिक आपका लोड बैलेंसर पर आता है। लोड बैलेंसर का काम क्या होता है, जस्ट कुछ नहीं होता, जैसे कि इसका नेम भी रेफर कर रहा है, लोड को बैलेंस करना, लोड को मैनेज करना और लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना हर एक सेपरेट सेपरेट सर्वर पर, यही होता है आपका लोड बैलेंसर का काम, है ना। तो अब डीएनएस पे ट्रैफिक आता है, डीएनएस बोलता है ट्रैफिक जो आया ना लोड बैलेंसर के ऊपर भेज दो। लोड बैलेंसर देख लेगा कि भाई उसके पास ये 3 सर्वर है, लोड बैलेंसर देखेगा इन तीनों सर्वर के ऊपर मुझे अपना ट्रैफिक भेजना है। अगर मैं फर्स्ट वाले सर्वर पर भेज रहा हूँ, मुझे लग रहा है फर्स्ट वाले सर्वर पर थोड़ा लोड ज्यादा हो गया तो मैं सेकंड वाले पे भेज दूंगा, सेकंड वाले पे मुझे लग रहा है लोड ज्यादा हो गया तो मैं थर्ड वाले पे भेज दूंगा। तीनों सर्वर के ऊपर सेम एप्लीकेशन चल रही है और तीनों सर्वर के ऊपर मेरा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। अब ये लोड बैलेंसर से आपकी ये सर्वर डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट करते हैं, आपकी ये सर्वर कनेक्ट करते हैं आपकी एप्लीकेशन के साथ जो एनसिबल से हुई है डिप्लॉय। तो लोड बैलेंसर के थ्रू क्या हुआ, आपने अपनी एप्लीकेशन को
कहाँ पे आपके कस्टमर्स को एक्सेस करवाया आपके फिजिकल सर्वर के ऊपर जिनके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही थी। तो मान लो अभी मेरी एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, मान लो हमारी एक एप्लीकेशन थी XYZ नाम की एप्लीकेशन, अब इन तीनों सर्वर के ऊपर वो रन कर रही है। ठीक है, तो अब कस्टमर्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं ना इस एप्लीकेशन को, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी यहां से यहां तक देखो आप लोग, ये पूरा का पूरा हिरार्की चल रहा है ना, पूरा का पूरा साइकिल है एक तरीके से। मतलब कोड यहाँ राइट हुआ, एक स्टेप कंप्लीट होते ही सेकंड स्टेप पे आपको भेजना पड़ गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट होते टेस्टिंग हो गई, थर्ड सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका थर्ड स्टेप आता है भाई यहाँ पे बिल्ड हुआ, देन क्वालिटी टेस्ट, देन प्रोसेस, आपकी डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस डन हुआ, आफ्टर दैट डिप्लॉयमेंट हुई कोड या सॉफ्टवेयर की, देन जाके आपके वो सर्वर पर पहुंचा, सर्वर के साथ आपको लोड बैलेंसर लगाना पड़ा, लोड बैलेंसर लगाने के बाद आप उसको डीएनएस सर्वर भी बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग सिंपल सी बात है आईपी एड्रेस के थ्रू तो एक्सेस कर नहीं सकते, किसी को भाई नंबरिंग याद नहीं रहती। इवन अगर एक कंपनी है ना, उस कंपनी के अंदर उसके बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर क्रिएटेड होंगे, हर एक सॉफ्टवेयर का आईपी एड्रेस याद करना इवन कंपनीज के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो डीएनएस सर्वर की नीड पड़ गई, डीएनएस के थ्रू इंटरनेट के ऊपर जाता है आपका, आपकी आईपी मैच होती है या फिर बोल लो कनेक्ट होती है, एंड देन आपके कस्टमर्स उसको एक्सेस करते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या चल रहा है, हिरार्की सिस्टम। ठीक है, यहां तक पहले बताओ सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब देखो, यहाँ पे अगर आपने सबने जेनकिंस पढ़ा है ना, आइडिया आइडिया होगा सबको आई थिंक, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं। तो जेनकिन का काम क्या होता है, जेनकिंस भी एक आपका ऑटोमेशन टूल है। क्या है? एक जेनकिंस क्या कहता है, जेनकिन कहता है कि मैं, अभी आप क्या कर रहे हो, जेनकिंस को पता है अभी आप लोग क्या कर रहे हो डिवॉप के अंदर, आप यहाँ पे मैन्युअली कोड राइट कर रहे हो, मैन्युअली जाके यहाँ पे भेज रहे हो। अब गिटहब इंजीनियर मैन्युअली जाके कोड को टेस्ट करवा रहा है, यहाँ पे भी अब कोई बैठा होगा एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे भी कोई इंजीनियर बैठा होगा, है ना, वो इंजीनियर क्या कर रहा होगा, कोड को टेस्ट करा रहा होगा। आगे यहाँ पे भी कोड बिल्ड करते टाइम पे कोई इंजीनियर बैठा होगा, वो क्या कर रहा होगा, कोड को बिल्ड करवा रहा होगा। यहाँ पे भी कोई इंजीनियर बैठा होगा जो क्वालिटी टेस्ट कर रहा होगा, यहाँ पे भी कोई इंजीनियर, मतलब ये पूरे के पूरे काम के लिए एक एक पर्सन या मल्टीपल पर्सन इंजीनियर्स बैठे हुए हैं एक एक काम को डन करवाने के लिए। अभी भी ये कुछ ऑटोमेशन में नहीं है, भले ही लाइफस्टाइल आपका पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल बनी हुई है, पूरा का पूरा एक हिरार्की फॉर्म में चल रहा है, एक एक प्रोसेस के बाद, एक एक स्टेप के बाद, लेकिन फिर भी स्टिल ये अभी भी आपका मैन्युअली डन हो रहा है, अभी भी ऑटोमेशन पे नहीं है ये एक तरीके से, है ना। क्योंकि मान लो अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे साथ बहुत सारे कलीग बैठे हैं मेरे, मैं यहाँ से काम डन कर रही हूँ तब जाके उसके पास पहुंच रहा है काम, यहाँ से अगर काम डन नहीं होगा मेरी साइड से तो दूसरे वाला इतनी देर खाली बैठा है ना। तो वो कर क्या रहे हैं, वो तो खाली बैठे हैं, उनके पास तो कुछ काम नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट है ये तो फिर। अब मान लो फर्स्ट वाला पर्सन जो काम कर रहा है, कोड राइट कर रहा है, भाई उसका बार बार एरर आ रहा है, काम डन होगा एक साइड से, वो दोबारा एरर को सॉल्व करने बैठ गया, फिर दोबारा भेजा उसने, फिर उसको एरर मिला, उसने दोबारा सॉल्व करने बैठ गया, तो काम तो लाइक पूरा का पूरा मेस हो रहा है एक तरीके से, काम डन नहीं हो रहा, काम खराब ही हुआ जा रहा है। तो उस टाइम को यूज करने के लिए, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए क्या कहा गया, जेनकिन ने कहा कि मैं आपका ये पूरा का पूरा हिरार्की सिस्टम को इंटीग्रेट कर दूंगा सारे के सारे ऑटोमेशन टूल्स को। इंटीग्रेट एज इन लाइक कनेक्ट कर देगा आपस में। मतलब कि हुआ क्या, आपका यहाँ गिट गिट से लेके इस वाली साइड से लेके आपका पूरा का पूरा ये डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस तक, ये सारा का सारा यहाँ तक क्या हो रहा है, अब एक पाइपलाइन सी बन गई है। तो जेनकिन क्या करता है, एक पाइपलाइन बना देता है, जैसे होता है ना घर में हमारे, लाइक सिलेंडर की जगह पाइपलाइन होती है, काम ऑटोमेटिकली डन होता है, आपको सिलेंडर रोज रोज हमेशा नहीं भरवाना पड़ता, आपके पास पाइपलाइन होती है तो आप कर लेते हो, और ऑटोमेटिक होता है भाई, सॉफ्टवेयर है, अगर मान लो रिचार्ज कंप्लीट होता है, लाइक खत्म हो जाता है रिचार्ज, तो आप ऑनलाइन सब कुछ डन कर लेते हो। तो इसी तरीके से जेनकिन बोलता है कि मैं भी एक सॉफ्टवेयर हूँ, ठीक है, मैं भी एक ऑटोमेशन टूल हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं आपके सारे के सारा जो आप काम मैन्युअली डन कर रहे हो ना, कि एक बंदा जब तक काम डन नहीं करेगा दूसरे के पास तब तक काम नहीं पहुंचेगा, मैं आपका काम इजी कर दूंगा, मैं इन सबको आपस में इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इंटीग्रेट का मतलब हुआ कि कनेक्ट कर देगा आपस में। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ डन होगा, गिटहब पे के पास जैसे ही कोड आएगा ऑटोमेटिकली वो कोड टेस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली माविन के पास जाएगा, माविन कोड बिल्ड कर देगा, ऑटोमेटिकली क्वालिटी टेस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रोसेस का डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस डन होने लगेगा, ऑटोमेटिकली एनसिबल के थ्रू प्रोसेस डन, डिप्लॉयमेंट कंप्लीट, एंड फिजिकल सर्वर के ऊपर हमारे
वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से सारा का सारा काम आपके कस्टमर्स को है, कस्टमर हिट करेंगे एंड देन उनको आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी एक्सेस। तो जेनकिन ने देखो काम इजी कर दिया ना, अब यहाँ पे कोई खाली नहीं बैठा, सारा काम अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको कुछ नहीं कर रहा। अगर एक सिंगल पर्सन एक कोड राइट कर रहा है तो दूसरा सिंगल पर्सन भी कोड राइट करेगा, वो भी अपना काम करेगा। तो ऐसे सभी काम कर रहे हैं, टाइम यूटिलाइज हो रहा है, इवन रिसोर्सेज का भी परफेक्टली अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। तो जेनकिन ने इंटीग्रेट कर दिया और ये पूरा का पूरा हिरार्की सिस्टम अब ऑटोमेशन पे चल रहा है, अब ऑटोमेटिकली डन हो रहा है ना। अब ये ऑटोमेटिकली डन हो रहा है, तो यही होता है आपके डिवॉप्स के अंदर। आप डिवॉप्स के अंदर क्या करते हो, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हो और उसका ऑपरेशन करते हो। लाइक ऑपरेशन एज इन लाइक वो ऑपरेट होता है, रनिंग मोड में रहता है, एक्टिव मोड में। हर एक टास्क ऑटोमेटिकली एक के बाद एक खुद ही स्टार्ट होने लग जाते हैं, एक के बाद एक अपने आप का टास्क कंप्लीट करने लग जाते हैं। इवन इतना ही नहीं, अब मान लो यहाँ पे, अब ऐसा तो देखो पॉसिबल हमेशा ही हो सकता है, अगर ये तीनों के तीनों सर्वर के ऊपर मान लो, अभी तो यहाँ पे हमें जो लोड दिख रहा है कम दिख रहा है, लोड बहुत ज्यादा आ गया। अगर मैं बात करूँ गूगल की साइट के ऊपर लोड बहुत ज्यादा आता होगा, है ना। हर एक बंदा दिन में पता नहीं कितनी बार गूगल पे जरूर जाता है, कोई भी हो जरूर ही जरूर जाता है वो, है ना। कोई न्यूज से रिलेटेड जाता है, कोई किसी चीज से रिलेटेड जाता है, किसी एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो अब मान लो यहाँ पे इन सर्वर के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा लोड आ गया, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं। जब लोड ज्यादा आ जाए ना, तो आप अपने बैकअप रख के चलो। बैकअप का मतलब क्या हुआ मेरे पास, कि बैकअप का मतलब ये है आप और फिजिकल सर्वर अपने पास रखो, उनको लोड बैलेंसर के साथ कनेक्टेड करो, एंड इन केस आपके पास लोड बहुत ज्यादा आ गया तो कस्टमर आपके दूसरे सर्वर के ऊपर हिट कर सके। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि हम लोग बैकएंड में और बहुत सारे सर्वर लगा रखेंगे, उन सर्वर को भी हम लोग किससे कनेक्ट कर देंगे, लोड बैलेंसर से। क्यों कनेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई इनके ऊपर भी तो लोड बताना है ना। इस वाले यहाँ पे हमने सर्वर लिए, यहाँ पे लोड बैलेंसर लगाया। अब मैंने क्या किया, इस लोड बैलेंसर के साथ ये सारे के सारे सर्वर मैंने लगा दिए, ठीक है। अब अगर मान लो अगर लोड ज्यादा आता है, तो ना लोड यहाँ पे मूव हो जाएगा। कैसे मूव होगा, कंपनीज में एक यूज किया जाता है डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस, ग्रीन एंड ब्लू डिप्लॉयमेंट। ये किसी को पता है कुछ इसके बारे में। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसने बोला ये, वैसे आंसर किसका था। ओके संजय, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। सो बिल्कुल सही बोला आपने। ग्रीन एंड ब्लू डिप्लॉयमेंट में होता क्या है, ग्रीन लाइक आपका एक्टिव मोड में है, आपका सारा का सारा जो कस्टमर का जो सारा का सारा ट्रैफिक है आपका ग्रीन वाली डिप्लॉयमेंट पे आ रहा है, ठीक है, आपके इन वाले सर्वर पर आ रहा है। इन केस इन सर्वर के ऊपर लोड बहुत ज्यादा आ गया तो ब्लू वाली डिप्लॉयमेंट बैकअप में पड़ी है। जैसे ही सर्वर डाउन होता है ना, तो डीएनएस बोल देता है मुझे इसका स्वैप कराना है पार्टीशन, तो पार्टीशन स्वैप हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इस वाले सर्वर पर चला जाएगा और अब ये ग्रीन मोड में चला जाएगा। लाइक होता है ना ग्रीन ब्लू हम लोग रखते हैं, तो ये लाइक कुछ नहीं है, स्टॉप एंड स्टार्ट केस है। अगर इसका ज्यादा हो गया लोड तो ये स्टॉप हो जाएगा एंड ये वाला स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये प्रोसेस भी रखा जाता है, क्यों, क्योंकि लोड को बैलेंस कर सके एंड सामने वाले जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको डाउन टाइम ना फेस करना पड़े। तो ये भी बैकअप में पहले ही बैकएंड में रख दिया जाता है कि ग्रीन एंड ब्लू डिप्लॉयमेंट का यूज किया जाएगा, स्वैप कर दिया जाएगा पार्टीशन इन केस ऑफ बहुत ज्यादा लोड आ गया एंड हमारे सर्वर के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो लोड को बैलेंस कर सके। और कभी कभी क्या होता है, देखो ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट का लोड से रिलेटेड ही नहीं कि मतलब उनको लोड से रिलेटेड ही नहीं लगाया जाता कि आपका अगर लोड ज्यादा आ गया तो आप ग्रीन एंड ब्लू डिप्लॉयमेंट करते हो। इवन इस केस में भी यूज किया जाता है। सपोज क्या होता है, अगर हमारे फिजिकल सर्वर के ऊपर कभी कभी देखो
इवन कभी कभी खराब होना नॉर्मल सी बात है, कुछ सर्विस करानी पड़ गए, कुछ चीज डिटेक्ट ना हो रही हो आपका, ठीक है, कुछ खराबी आ गई, इशू आ गया, एकदम से बग्स आ गए, तो उस केस में भी ग्रीन एंड ब्लू डिप्लॉयमेंट की जाती है, वो स्वैप हो जाता है पार्टीशन ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे ही स्वैप होता है पार्टीशन, सारा का सारा लोड इन वाले सर्वर पर पहुंच जाएगा। तो ये भी आपका एक बोल सकते हो आप बैकअप के फॉर्म में कंपनी अपने पास रखती है, ताकि कस्टमर्स को डाउन टाइम ना फेस करना पड़े। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब देखो, इवन ना एक चीज और मैं बता दूं, डिप्लॉयमेंट का टूल आपका सिर्फ एंसिबल ही नहीं है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक शेल स्क्रिप्टिंग भी होता है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट रन करनी होती है, ऑटोमेटिकली आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो डिप्लॉय हो जाता है आपके सर्वर के ऊपर, और आपके कस्टमर उसको एक्सेस कर पाते हैं। सेम केस में आपका एक पाइथन भी होता है, पाइथन में भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोड करना है, कोडिंग करनी है, एंड कोडिंग करने के बाद आप जो भी कमांड्स रन करते हो आप अपनी लैंग्वेज में बता दो, पाइथन की लैंग्वेज में 011 से जो भी आप बताते हो उसी तरीके से आपका कोडिंग करने के बाद आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाती है। तो आपके पास जरूरी नहीं है आप एनसीपल का ही यूज करो, इवन अगर आपको पाइथन की नॉलेज है तो आप पाइथन के थ्रू भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर को, एंड इवन आप किसके थ्रू कर सकते हो, शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू। तो हम लोग जब इन सबको पढ़ेंगे ना, एक एक ऑटोमेशन टूल को एक एक करके पढ़ेंगे इन डेप्थ, तो हमें क्लियर अप होता जाएगा कि गिटहब क्या है हमारा। ठीक है, यहाँ पे गिटहब का क्या यूज हो रहा है, आपका सोनार क्यूब का क्या यूज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ तो सोनार क्यूब, आपका इवन माविन एंड सेलेनियम, इन तीनों का यूज इतना डिवॉप्स में हमारा नहीं होता, हम ना ही इन तीनों के ऊपर कुछ ज्यादा हम लोग पढ़ने वाले, क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर कुछ खास नहीं होता, आपका कोर टेस्ट होता है, बिल्ड होता है, एंड क्वालिटी टेस्ट। मेन मेन जो टूल्स है हम लोग डिवॉप्स के अंदर कवर अप करेंगे, लाइक आपका लिनक्स है जो आपका बेसिक है कि किस तरीके से आपके ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से आपने कमांड्स रन होती है आपके क्लाउड वगैरह पे ऊपर, किसी के ऊपर भी, आपके हाइपरवाइजर के ऊपर। जब आपको लिनक्स की नॉलेज हो जाएगी तो आप इजीली हर एक टूल को इजीली समझ सकते हो। क्यों, क्योंकि जो लिनक्स है वो आपकी बेसिक है, अगर आपको बेसिक क्लियर तो आप एडवांस तो आराम से कर लोगे ना। तो डिवॉप्स में हम लोग जो फर्स्ट टूल कवर अप करेंगे दैट इज लिनक्स, आफ्टर दैट हम लोग मूव ऑन करेंगे लाइक आपके जो इजी इजी टूल हैं थोड़े, जो कि आपके लिनक्स के बेस्ड है, लाइक डॉकर हो गया आपका, एनसिबल हो गया आपका, ठीक है, आपका गिटहब हो गया, जहाँ पे आप देखोगे कि किस कैसे कोड राइट होता है, कोड राइट होने के बाद उसको हम कैसे मूव करते हैं हमारी रिमोट रेपो में, इवन हमारे लोकल रेपो में। तो आप ये सब चीजें जब देखोगे तो आपको ये क्लियर अप होता जाएगा कि व्हाट इज डिवॉप्स एंड किस तरीके से डिवॉप्स का यूज किया जा रहा है इंडस्ट्री में। तो आई होप आपका ये कंसेप्ट और हिरार्की सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर अप हो गया होगा, माइंड में एक मैप बन गया होगा डिवॉप्स से रिलेटेड। किसी को अभी यहाँ पे कोई भी डाउट आप मुझसे अपना क्वेरी आस्क कर सकते हो। हाँ, जेनकिंस भी कवर अप होगा, बिल्कुल, जेनकिंस भी कवर अप होगा, क्योंकि पाइपलाइन है, इंटीग्रेट करता है, तो हमें टूल आ गए तो इंटीग्रेशन भी तो पता होना चाहिए ना टूल्स का। हम लोग CI/CD करेंगे, CI/CD पाइपलाइन। अच्छा अच्छा, वो वाला। तो देखो अभी हम लोग उसमें तो देखो कोड से, आई थिंक कोड से करेंगे हम लोग, हो सकता है हम लोग कोड वाला करें, तो वो उस टाइम पे देख लेंगे, क्योंकि जेनकिंस का अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसी अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि हर एक टूल को ना अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक टूल को ना आपको एक एक करके चलेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जेनकिंस का हम लोग किस तरीके से करेंगे, कोड वाइज करेंगे कि कैसे करेंगे, जोन सा इजी है मुझे लगेगा कि उस टाइम पे आपको ठीक लगता है। तो आप जेनकिंस का क्लियर अप होगा आपका, ऐसा नहीं है कि जेनकिन नहीं कवर अप होगा, कवर अप सारे टूल्स होंगे, ठीक है, लेकिन उसको मैं उस अकॉर्डिंग देख लूंगी कि कौन सा बेटर वे, एंड आपको लाइक जैसे आपने बताया ना कि आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी भी करना है कवर अप, तो उसी वे में चलेंगे थोड़ा, कि जल्दी भी हो और नॉलेज भी पूरी गेन हो जाए। ठीक है, तो किसी को कोई और डाउट तो नहीं? देखो अगर मैं लैब हम लोग साथ में करते हैं तो वो टाइम टेकिंग नहीं हो जाएगा, क्योंकि कवर अप नहीं हो पाएगा अगर मैं एक एक कमांड चला रही हूँ और साथ में आप मेरे साथ एक एक कमांड चला रहे हो। कभी कभी क्या होता है, देखो ट्रबल शूट कराना करना पड़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एरर आ गया बैकएंड में, कोई कमांड आपकी बैकग्राउंड मोड में चल रही है, आपको फिर उसको फ्रंट मोड में चलाना पड़ेगा, तो वो ट्रबल शूट करते टाइम निकल गया, उतने में अगर मैं ट्रबल शूट कर रही हूँ तो आप तो फिर क्या करोगे ना,
तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप बाद में अपने बैकएंड में प्रैक्टिस करते रहो, आपको रिकॉर्डिंग्स तो मिलेंगी। और अगर देखो क्लास में आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप साथ के साथ पढ़ते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि पता है क्या होता है, आप मान लो आप मेरे साथ लैब कर रहे हो, मेरा हो गया, आपका हो गया, मान लो किसी और का नहीं हुआ, तो इतनी देर हम लोग को बैठना पड़ेगा और मुझे फिर उसका ट्रबल शूट कराना पड़ेगा। देन अगर मान लो मेरा हो गया, आपका नहीं हुआ, तो वो हो जाता है ना कि काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, एंड हमारा टाइम पर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे फिर आज बाइंड अप करें।